आप सभी को मेरा नमस्कार। कलाम आरएएस की इस पहल आंसर राइटिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कलाम आरएएस की मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है उसके सिलेबस शेड्यूल के अनुसार आपको डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और आपसे आशा की जाती है कि वो आप उनका प्रैक्टिस कर रहे हो और बाद में उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी पहल में हम लोग जो है आज करेंगे 2 जून को जो क्वेश्चंस दिए गए थे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, उनको डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चंस में 2 नंबर का क्वेश्चन था केवलादेव नेशनल पार्क जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके बारे में 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या इसमें लिखनी है, तो केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। पहली चीज भरतपुर में स्थित है। दूसरा पक्षी विहार, घना पक्षी विहार आपको आएगा। तीसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चौथा आर्द्रभूमि स्थल है, रामसर द्वारा रामसर कन्वेंशन में जो घोषित है रामसर साइट है। पांचवा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ये शामिल है। छठा साइबेरियन सारस, पेले और अन्य जो है विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, शीतकालीन प्रवास यहाँ पर करते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको लिखनी है। 6-7 जानकारियाँ हैं, उसी को लिखना है। अब लिखना कैसे है, तो इसको स्टार्ट करिए। भरतपुर में स्थित, इसमें देखो विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है, ये सबको पता है, लेकिन ये किस तरह का स्थल है। राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 3 तरह का होते हैं ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्राकृतिक, सांस्कृतिक या उस टाइप का, और मिश्रित। तो जो है ये प्राकृतिक है, तो स्थित प्राकृतिक WHS ये लिख लेता हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड WHS लिख लेते हैं इसको, प्राकृतिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसी आर्द्रभूमियों का जिनके संरक्षण के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है, जो संकट में, वो उसमें शामिल। ये हो गई जानकारियां। अब इसके साथ में यहाँ घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार जो साइबेरियन सारस कह लेते हैं, साइबेरियन क्रेन सहित या सारस सहित विदेशी पक्षी प्रजातियों के प्रवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध। ये भी हो गया आपका। अब 1-2 चीजें और ऐड कर सकते हैं क्या, इनमें 2 गंभीरी नदी और उसके प्रवाह क्षेत्र इसी में है, ये ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा ये ऐड कर सकते हो कि यहाँ के वन क्षेत्र जो है ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन यहाँ पाए जाते हैं। और साथ में कुछ अगर वन्य जीवों का भी लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं तो इतना काफी है। इतना आपका इसमें डिटेल आ गई, बहुत सारी डिटेल्स आ गई जो आप यहाँ पर लिख सकते हो और आपका आंसर सॉल्व हो गया। इसके आगे हटते हैं हम। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI व FII
विदेशी संस्थागत निवेश में अंतर स्पष्ट करना है, दोनों में अंतर बताने हैं, सीधा सा क्वेश्चन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दो चीजें कॉमन है इन दोनों जो है टर्म्स में, एक है फॉरेन और एक है इन्वेस्टमेंट। दोनों में एक है संस्थागत निवेश, एक है प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष निवेश ये होगा डायरेक्ट आप पैसे दे रहे हो, डायरेक्ट कंपनी में जो है प्रबंधन में डायरेक्ट अधिकार ले रहे हो। संस्थागत मतलब संस्था को पैसे दे रहे हो, वो चाहे करे नहीं करे वो काम उनका है, और जब जरूरत होगी मैं पैसे निकाल लूंगा। सीधा सिंपल वर्ड्स में ये है। थोड़ा सा समझते हैं कि एफडीआई क्या है। एफडीआई जो है कोई भी व्यक्ति जो है या विदेशी व्यक्ति या विदेशी संस्थान भारत में जो है, भारत का एग्जांपल ले रहे हैं कि भारत में अगर किसी कंपनी में डायरेक्ट प्रबंधन के अधिकार ले रहा है या फिर जो है वो खुद की कंपनी के संयंत्र निवेश करने के लिए, संयंत्र स्थापित करने के लिए खुद की कंपनी ला रहा है, वो निवेश कर रहा है, ये हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पर यहाँ की कंपनियों में कुछ शेयर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, ये सारे जो है इंस्टीट्यूट पी नोट्स में इन्वेस्टमेंट, ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आते हैं। इसमें प्रबंधन का कोई अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं जाता, मतदान का अधिकार नहीं होता है। दूसरा, वो जो है अल्पकालिक निवेश होता है जनरली, और अस्थायी प्रकृति का होता है, वॉलेटाइल बहुत होता है। जैसे ही लगा कि बाजार में कुछ गड़बड़ हो सकती है वो पैसे निकाल लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसने किया है वो अपने पैसे नहीं निकाल पाता है, वो स्थायी प्रकृति का होता है, दीर्घकालिक। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो होता है साथ साथ में इनमें प्रबंधन, तकनीक और मशीनरी, ये सारे वो कंपनी लाती है, बाहर की कंपनी या बाहर के व्यक्ति यहाँ पर स्थापित करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ने की वजह से यहाँ के आर्थिक विकास को बल मिलता है। एफआईआई का, ठीक है मानता हूँ आर्थिक विकास में जो है बढ़ोतरी का एक साधन है, लेकिन रोजगार पर और मशीनरी और ये सब तकनीक पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सिर्फ उनका मेन उद्देश्य लाभ अर्जन का है, और यहाँ पर मेन उद्देश्य जो है यहाँ पर संयंत्र स्थापित करने का होता है। तो ये हमारे डिफरेंसेस है। और एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो टेक्निकल डिफरेंस है, देखिए एफआईआई जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में और इनमें। और म्यूचुअल फंड, शेयर्स और ये कौन कंपनियां निकालती है, किसके आधारित होती है, ये होती है सूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध यानी सेकेंडरी मार्केट जो होता है शेयर मार्केट, उसमें जो है सूचीबद्ध कंपनियों में होता है। तो एफआईआई सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों में होता है। सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों में जो निवेश किया जाता है शेयर में वो होता है। दूसरी चीज, सूचीबद्ध कंपनी में अगर आपने निवेश किया और 10% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, जैसे ही 10% से ज्यादा इनके शेयर खरीद लिए, तो वो एफआईआई नहीं गिना जाएगा, वो एफडीआई हो जाएगा। आ गया डिफरेंस समझ में? ये कौन बताता है? ये सेबी का एक रेगुलेशन है, एफपीआई रेगुलेशंस 2019, उसके तहत किया गया है कि 10% से अगर किसी कंपनी में ज्यादा फॉरेन निवेश आता है तो उसको एफडीआई माना जाएगा, और गैर सूचीबद्ध कंपनियों में जो निवेश होगा उसको सीधा ही एफडीआई माना जाएगा, क्योंकि वो कंपनियां सूचीबद्ध नहीं है तो उसके शेयर नहीं आएंगे, तो मतलब उसके जो है सेकेंडरी मार्केट में शेयर नहीं है, तो वो डायरेक्ट एफडीआई माना जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने अंतर जो समझाए हैं उसमें लिख लेते हैं। 2 पार्ट में बांटना है, जैसे ही अंतर पूछा जाए 2 पार्ट में बांट लो सीधा। एफआईआई या एफआईआई या इसको एफपीआई भी कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दोनों समानार्थक यूज किए जा सकते हैं। एफडीआई किसी विदेशी द्वारा स्थानीय गैर सूचीबद्ध, पहला तो हो गया गैर सूचीबद्ध में कितना भी, गैर सूचीबद्ध वो 10% से कम भी है तो वो भी एफडीआई के अंतर्गत आएगा। गैर सूचीबद्ध कंपनी में या सूचीबद्ध कंपनी में 10% से अधिक सूचीबद्ध कंपनी के पेड अप कैपिटल, ये आप लिखिए क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है और ये आपके आंसर को थोड़ा सा अलग करेगा। पेड अप कैपिटल में कैपिटल के 10% से अधिक अंश में
निवेश, ये हो गया FDI, इसको प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूचीबद्ध कंपनियों में 10% से कम शेयर या म्यूचुअल, सूचीबद्ध कंपनियों में 10% से कम विदेशी निवेश, ये हो गया FII। 10% क्या है? पेड अप कैपिटल, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं। इसमें आगे और लिख सकते हैं शेयर, ऋण पत्र या म्यूचुअल फंड्स। ये लिख सकते हैं, ये जो है प्राथमिक बाजार में निवेश होता है मुख्यतः। प्राथमिक कैसे? सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? शेयर मार्केट। प्राथमिक मतलब डायरेक्ट उसकी शेयर खरीदना या उसमें कैपिटल डालना, ठीक है। कंपनी ने शेयर मार्केट में नहीं गई है, बाकी ये प्राथमिक बाजार में हो गया। सेकेंडरी मार्केट ये द्वितीयक मार्केट का उपकरण है, द्वितीयक शेयर मार्केट में, द्वितीयक शेयर बाजार में। अब इसके अलावा तीन और डिफरेंसेस जो है वो हमें लिखने हैं, जैसे ये स्थायी और दीर्घकालिक, स्थायी व दीर्घकालिक, उसमें लिखना है अस्थायी, यहां पे लिखेंगे हम लोग अस्थायी व अल्पकालिक निवेश। इसके बाद अगला, ये हटा देते हैं, इसमें निवेश के साथ, इसमें जो है कैपिटल या निवेश के साथ साथ क्या होता है? निवेश के साथ में तकनीक व प्रबंधन का आगमन। प्रबंधन मशीनरी, जिससे क्या होगा? रोजगार सृजन, प्रत्यक्ष रोजगार सृजन, रोजगार सृजन। और वहां पर लिखेंगे केवल पूंजी का आगमन, केवल पूंजी का आगमन रोजगार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं। इतना काफी है। इसके अलावा आप लोग और चीजें भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे FII जो है ये इन्वेस्टर संकट काल में भाग जाते हैं, संकट काल में साथ छोड़ के। FDI जो है भागते नहीं है, स्थायी प्रकृति के। इस टाइप की कुछ और चीजें जो है आप लोग लिख सकते हैं, बाकी अदरवाइज इतना काफी है। अब आते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन, जो है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इन राजस्थान। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का वर्णन करना है। अब दो चीजें हैं, एक कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। ये हमेशा कंफ्यूजिंग जो है पार्ट रहता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। दूसरा है, ये तो हो गया परंपरागत गैर परंपरागत, दूसरा है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इन दोनों को समानार्थक यूज करते हैं। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत सोर्स जो पहले चले आ रहे हैं, मतलब जो 18वीं सदी 19वीं सदी से हमारे जो है, जिसमें जो है कन्वेंशनल में कौन कौन से हुआ? जल विद्युत, पहले जल विद्युत चले आ रही है, साथ में हो गया जीवाश्म ऊर्जा द्वारा जो विद्युत है वो वाले हो गए। नॉन कन्वेंशनल में जो नए हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया, ये जो क्या बोलते हैं बायोमास ऊर्जा हो गया, ये हो गया नॉन कन्वेंशनल। वैसे ही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये ऐसे है, उसके जो है सोर्स है, उसके
नवीनता के आधार पर उसको जो है वो खत्म हो जाएंगे या नहीं, तो परमाणु ऊर्जा जो है वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा, जबकि यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल में आता है। वही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वो रिन्यूएबल में आएगा, जल ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल में आएगा, लेकिन यहाँ पर कन्वेंशनल में आता है। तो ये डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर एक और है जीवाश्म आधारित ऊर्जा और दूसरी गैर जीवाश्म ऊर्जा, ये भी डिफरेंस आता है। तो जीवाश्म आधारित जिसमें बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम और ये सारे उसमें आएंगे, और बाकी वाले में जो है परमाणु भी उसी में आएगा, जल विद्युत भी उसी में आएगा, ये गैर जीवाश्म आधारित हो जाए। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा क्या क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास का वर्णन कीजिए। अब गैर परंपरागत ऊर्जा में राजस्थान में 4 प्रमुख सोर्स हैं। कौन कौन सी? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोफ्यूल और बायोमास आधारित ऊर्जा। इन चारों के विकास के बारे में बताना है। तो विकास के बारे में हम लोग क्या बताएंगे? पहली चीज, इनकी जो है संभावनाएं अगर लिखी हुई है, जैसे सौर ऊर्जा की और पवन ऊर्जा की संभावनाएं हैं कि 127 गीगावाट और 142 गीगावाट की संभावनाएं मानी जाती है, तो वो लिखेंगे। अभी कितना उत्पादन हो रहा है, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स है, या कोई अगर भविष्य में भावी प्रोग्राम है या कोई उसकी जो है अनुमति मिली है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो इसमें लिखेंगे राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में, चारों का नाम लिख लीजिए। परमाणु ऊर्जा, परमाणु, सौर, पवन व बायोमास बायोफ्यूल। प्रमुख है। इनके विकास का क्रम निम्नलिखित है। निम्न प्रकार, विकास का विवरण निम्न प्रकार है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब पहला डालेंगे परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा में हम लोग क्या लिखेंगे? अभी राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी एकमात्र संचालित जो है वो रणथंभौर में है। तो वर्तमान में रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एकमात्र संचालित संयंत्र। उसके बाद में दूसरा लिखेंगे जो बांसवाड़ा में एक जो है प्रस्तावित है उसका लिख लेंगे, और नरोरा में राजस्थान का भी उसमें भागीदारी है, लेकिन आप सिर्फ बांसवाड़ा में एक अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र का, परमाणु अगले उस पेज में आ जाते हैं। तो ये हो गया कि वर्तमान में रावतभाटा में संचालित और बांसवाड़ा में एक अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित। फिर एक और चीज लिखिए कि हाल ही में राज्य में उदयपुर और भीलवाड़ा में परमाणु या यूरेनियम और थोरियम के, सीधा ही लिख लीजिए, यूरेनियम और थोरियम के, यूरेनियम और थोरियम के जो है
भंडार मिले हैं, ये भी विकास में आएगा आपके। ठीक है, तो ये आपका परमाणु ऊर्जा वाला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हमारे सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा में हम लिखेंगे संभावित, राज्य की जो संभावित सौर ऊर्जा क्षमता है, संभावित क्षमता कितनी है, वो है 142 गीगावाट। क्यों है, वो सारी चीजें आपको पता है कि 325 और दिनें सीधी किरणें पड़ती है, वो सारी चीजें आपको पता है। तो संभावित 142 गीगा वर्तमान में यानी 2022 तक जो है डेटा है, वर्तमान में स्थापित कितनी हुई है, स्थापित कितनी होगी, 16 गीगावाट। अब इसमें जो है विकास में प्रमुख कौन कौन सी योजना है वर्तमान में, सोलर पार्क योजना, सोलर पार्क योजना के तहत। अब सोलर पार्क योजना में कहाँ कहाँ, एक तो सबसे पहला भड़ला, सोलर पार्क योजना में भड़ला, फतेहगढ़, खींवसर आदि जगहों पर इसमें दोनों चीजें लिखोगे, सरकारी और निजी, सरकारी व निजी सोलर पार्कों का निर्माण, सौर पार्क का निर्माण। फिर इसके अलावा और क्या है, राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2022-23 तक 25 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा नीति, राज्य सौर ऊर्जा नीति, यहाँ पे लिख लेंगे सौर ऊर्जा नीति की जगह राज्य सौर ऊर्जा नीति का निर्माण, उसमें ब्रैकेट में लिख लेना 25 गीगावाट इसकी जो है क्षमता। फिर और क्या है, सोलर सिटी विकास, सोलर सिटीज कौन कौन सी है उनका नाम लिख लेंगे, सोलर सिटीज विकास। अन्य कौन सा, एक सीज है, तो इनका नाम लिख के हमें इनका जो है ज्यादा डिटेल में नहीं देना इतना, आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सौर ऊर्जा के तीव्र विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इतना काफी होगा, और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन इतना काफी होगा। 4-5 लाइन में सौर ऊर्जा हो गया, 3-5 लाइन ज्यादा हो जाएगी, 4 लाइन में आपको ये करना है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कौन सा है, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा में हमारी जो है देश की कितनी है, 127 गीगावाट है, और उसमें से अभी राजस्थान में 4 गीगावाट का वो हो रहा है। तो उसमें पवन ऊर्जा पार्क का लिखना है, और पवन ऊर्जा में वर्तमान क्षमता कितनी है, 4.5 गीगावाट स्थापित की जा चुकी है या विकसित की जा चुकी है। फिर इनके जो पवन ऊर्जा क्षेत्र हैं, जहां पर पवन ऊर्जा संयंत्र ज्यादा लगाए जा रहे हैं, उनका नाम लिख लो, अमर सागर हो गया, और अन्य जो क्षेत्र है उनका नाम लिख लो। और इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि पवन ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, राज्य ने लाए हैं ऊर्जा नीति का निर्माण।
क्रियान्वयन, निर्माण एवं क्रियान्वयन हो रहा है। निजी निवेश, सुजलॉन कंपनी का नाम लिख सकते हो, निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्वेस्ट इन राजस्थान समिट। ठीक है, तो इतना लिख लो, काफी होगा। उसके बाद में आ जाओ पवन ऊर्जा के बाद में बायो ऊर्जा। बायो ऊर्जा में पहले तो बायो ऊर्जा में जैसे वो जो बायोमास प्लांट है ऊर्जा जनरेट के, उनका नाम लेंगे बायोमास प्लांट, जैव ऊर्जा प्लांट, उसकी लिख लो क्षमता 120 मेगावाट स्थापित क्षमता है और 66 मेगावाट जो है वो निर्माण हो रहा है उनका, निर्माणाधीन, 66 मेगावाट निर्माणाधीन। फिर उदयपुर में, इसमें जो बायोफ्यूल का लिखेंगे तो बायोफ्यूल रिफाइनरी जो है, उदयपुर में रिफाइनरी, रिफाइनरी प्रस्तावित। फिर राजस्थान की बायो फ्यूल नीति, इसका भी उल्लेख यहाँ पर कर लो। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर सकते हो, जैसे बायोफ्यूल के उत्पादन में राजस्थान में जेट्रोफा का उत्पादन और जेट्रोफा की कृषि के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बायोमास उत्पादन में भी आगे आप बायोमास के जो संयंत्र जहाँ जहाँ लगे हुए हैं बायोमास ऊर्जा वाले अंताव, और वहाँ पे उनका भी जिक्र कर सकते हो। लेकिन इतना जो है आपको मेन काम करना है। और उसके बाद में लास्ट में एक एंडिंग लिख लीजिए कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि में जो है प्रयास बहुत ही हाई लेवल पे या बहुत ही व्यावसायिक लेवल पर चल रहे हैं और युद्ध स्तर पर वो उनके प्रयास चल रहे हैं। होपफुली राजस्थान जो है अपने सौर ऊर्जा क्षमताओं का पूर्ण सौर ऊर्जा और या फिर अपनी गैर परंपरागत ऊर्जा क्षमताओं से राजस्थान अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहेगा। इस टाइप का एंडिंग आंसर लिख लीजिए और आपका आंसर कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं अगले वीक के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें, और होपफुली आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इनसे आपके क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे, चूंकि ये क्वेश्चन जो है संभावित प्रश्नों के आसपास के हैं, तो आपके क्वेश्चंस भी तैयार होते जाएंगे और साथ साथ में आपकी आंसर राइटिंग स्किल में निखार आता जाएगा। तो इसलिए सजेशन है कि इनका प्रैक्टिस डेली करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।